नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु होगी इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो हम राजस्थान के इतिहास का अध्ययन करें। राजस्थान के इतिहास के तहत बात की जाए आमेर जयपुर राजघराने के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा, पिछली क्लास में अध्ययन किया, किस तरीके से जो इनकी जो वंशानुत्पत्ति के बारे में भी हमने विवाद देखा कि इन यहाँ के शासकों के द्वारा अपने आप को भगवान जो राम है उसके पुत्र कुश का वंशज बताया गया। किस तरीके से हमने देखा जो दुल्हे राय होता है शुरुआती दौर में, जो हमें साक्ष्य और जो इतिहास में जानकारी प्राप्त, जिसके तहत दुल्हे राय नामक जो राजकुमार है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश से आता है और उसके द्वारा जो दौसा को अपना केंद्र बनाया जाता है और केंद्र बनाते हुए जो दौसा के आसपास जो बड़ गुर्जर निवास करते थे और उसके अलावा जो पहले मीणाओं का यहाँ पे अधिकार था उनको पराजित करते हुए इनके द्वारा जो आमेर की स्थापना, राजघराने की स्थापना की जाती है। जिसके तहत हमने देखा कि कीलदेव के द्वारा जो मीणाओं से आमेर छीनने के पश्चात ये जो राजपूत राजवंश है जो आमेर के राजपूत कच्छावा कहलाते हैं। तो अब उसी क्रम में हम बात करें शासकों के बारे में अध्ययन किया, जिसका हमें जो उल्लेख मिलता है, जिसके तहत हमें कई शासकों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें दुल्हे राय है और इसमें जो कीलदेव है, भीमदेव है, कई शासक है जिनके बारे में हमें कालक्रमानुसार जानकारी नहीं मिलती लेकिन उनके नामों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ से हम देखेंगे जो आमेर के राजपूतों का इतिहास मूलतः जो शुरू होता है वह भारमल से ही शुरू होता है। अब जब भारमल जो यहाँ का शासक बनता है और भारमल के शासक बनने के पश्चात तुम देखोगे न कि जयपुर में बल्कि राजस्थान के इतिहास में अगर बात की जाए आमेर के राजघराने में राजस्थान के इतिहास में ही एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जिसके तहत हमने देखा किस तरीके से जो अपने भतीजे आस्करण को हटाने के पश्चात जो क्या सिंहासन पर अधिकार किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, जो भारमल के द्वारा। जो कच्छावा सरदार है उनको अपने पक्ष में लेते हुए आस्करण को पद से हटा दिया जाता है। अब इसको हटाने के पश्चात ये शासक बनता है और जब ये शासक बनता है कौन, भारमल। भारमल कब बनता है, 1547 ईस्वी को जो जयपुर का शासक, तब इसकी आयु होती है 50 वर्ष की आयु। ये काफ़ी जो अनुभवी व्यक्ति होता है इसके द्वारा जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं। जैसा कि इसके पहले जो ये भीमदेव का भाई है, अगर बात की जाए तो भीमदेव के भाई सांगा के द्वारा ही जो सांगानेर की स्थापना की गई थी। भीमदेव का पुत्र जो रत्न सिंह बैठता है वह थोड़ा चरित्रहीन होता है, तो उसी दौरान जो इसके द्वारा आस्करण के द्वारा उसकी विष देकर हत्या कर दी जाती है। उसका भाई सिंहासन पर बैठ जाता है, तो उसको आस्करण को हटाकर ये जो कौन है, जो भारमल सिंहासन पे 1547 ईस्वी में बैठता है और यहीं से जो नए अध्याय की शुरुआत होती है। जो अगर बात की जाए आमेर घराने में और उसके अलावा जो जयपुर के राजपूतों, उसके अलावा राजस्थान के इतिहास में जो नई शुरुआत। अब ये जो सिंहासन पर जैसे ही बैठता है इसके सामने विकट समस्या आ जाती है। जैसे ही ये आस्करण से ये सिंहासन छीनता है और आस्करण चला जाता है किसके पास, शेर शाह का पुत्र होता है इस्लाम शाह, उसकी शरण में चला जाता है और जयपुर का राज्य जो पुनः दिलाने की मांग करता है। और उसी दौरान इनके मध्य समझौता हो जाता है और हाजी खान नाम के जो एक अधिकारी को लेकर, हाजी खान नाम के एक अधिकारी को लेकर ये आमेर पे आक्रमण के लिए चढ़ आता है। कौन, जो आस्करण और हाजी खान की संयुक्त सेना जो आमेर पे आक्रमण के लिए चली आती है। तो उसी दौरान इसके समक्ष विकट समस्या खड़ी हो जाती है, किसके समक्ष, भारमल के समक्ष। तो भारमल के द्वारा धैर्य रखते हुए इस समस्या का समाधान किया जाता है और उसी दौरान उसके द्वारा क्या किया जाता है, हाजी खान को तो धन देकर जो अपनी ओर मिला लिया जाता है, अपना मित्र बना लिया, धन देकर जो उसे जो वापस भेज दिया जाता है। और उसी के अलावा जो समझौता किया जाता है, समझौता, और उसी दौरान जो उसके द्वारा जो ये जो आस्करण है इसको जो एक राज्य होता है, जो पुराना जो कच्छावा शासकों का ही राज्य जिसका नरवर का राज्य है, ये नरवर का राज्य दिलाने का आश्वासन देकर जो इनको शांत किया जाता है। हाजी खान को धन देकर जो शांत कर दिया जाता है और इसके अलावा जो आस्करण को ये वादा आश्वासन दिया जाता है कि नरवर का जो राज्य आमेर घराने से संबंधित हुआ है दिलाने में ये मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये कहकर इसके द्वारा इन दोनों के साथ समझौता कर लिया जाता है। अब इस समस्या से ये उब जाता है। उसी दौरान जो भारत के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो उसमें भी बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है।
जैसे ही अफ़गान शासकों का शासन था, हम वापस देखेंगे हुमायूं वापस आएगा। जैसे हुमायूं को 10 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी जो अफ़गान शासक, उसके द्वारा अधिकार कर लिया गया। तो जब ये निर्वासित अवधि के पश्चात जो हुमायूं के द्वारा पुनः जो अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाता है, दिल्ली पे अधिकार कर लिया जाता है। अब भारमल के सामने भी असमंजस की स्थिति रहती है कि ये वाकई में जो किसका वर्चस्व रहेगा, किसका नहीं रहेगा। तो उसी दौरान हुमायूं के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जयपुर के पास जो नारनौल का क्षेत्र है वह जीत लिया जाता है और वहाँ पर जो अपने सूबेदार को नियुक्त कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? मजनू खां को। पहले ये जो किसके अधिकार में था बात की जाए तो ये अफ़गान शासकों के अधिकार में था। तो उसी दौरान जो मजनू खां को वहाँ पे जो नरवर का सूबेदार यानी अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, उसको जीतकर हुमायूं के द्वारा शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ समय पश्चात ही जो क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठता है? मुग़ल बादशाह अकबर बैठता है। अब अकबर उस वक्त अल्पवयस्क होता है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। तो इसी दौरान जो पुनः अफ़गानों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, जो इस अवसर का फ़ायदा उठाते हुए मुग़लों के विरुद्ध जो पुनः युद्ध छेड़ दिया जाता है और मुग़ल थानों पे आक्रमण उनके द्वारा किए जाते हैं और मुग़लों के विरुद्ध प्रतिरोध शुरू कर दिया जाता है और पुनः मुग़लों को खदेड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि यहाँ हुमायूं के पश्चात जो सम्राट बनने वाला है वह अल्पवयस्क है। तो उसी दौरान क्या होता है, ये प्रतिरोध शुरू कर दिया। तो अब ये जो मजनू खां को कहाँ का जो सूबेदार जो अधिकारी नियुक्त किया गया था, कहाँ का? नारनौल का किया गया था मजनू खां, और ये हुमायूं का अधिकारी था। और उस पर आक्रमण कर दिया जाता है किसके द्वारा? हाजी खां के द्वारा। और हाजी खां के साथ में कौन जाता है? भारमल भी जाता है। भारमल को भी जाना पड़ता है क्योंकि हाजी खां के साथ इसके द्वारा जो पहले ही समझौता किया हुआ था, तो ये हाजी खां के साथ जाता है। लेकिन जब नारनौल के अंदर, दुर्ग के अंदर जो उस मजनू खां को घेर लिया जाता है, तो इन दोनों पक्षों के मध्य जो इसके द्वारा मध्यस्थता की जाती है भारमल के द्वारा, और मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों को बगैर लड़े, बगैर नुकसान पहुँचे बगैर जो क्या कर दिया जाता है, मजनू खां को जो आत्मसमर्पण करवा दिया जाता है। अब मजनू खां को आत्मसमर्पण करवाने के पश्चात उसकी परिवार को सुरक्षित और उसके अलावा जो उसकी सेना को सुरक्षित दिल्ली जाने में सहायता भारमल के द्वारा की जाती है, जिससे मजनू खां काफ़ी जो इससे प्रभावित होता है भारमल से, और ये उसका जो बात की जाए एहसानमंद हो जाता है भारमल का, और इस मजनू खां को इस घड़ी में इसके द्वारा बचाया जाता है और हाजी खां को भी उसको जो नारनौल का दुर्ग दिलाया जाता है। इससे जो इसकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिज्ञता से काफ़ी जो प्रभावित होता है कौन? मजनू खां, क्योंकि उसके परिवार को सुरक्षित बचा दिया और उसके सैनिकों को सुरक्षित भारमल के द्वारा बचा दिया जाता है। अब पुनः जो बात की जाए उत्तरी भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी जो फेरबदल और उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि द्वितीय जो पानीपत का युद्ध होता है। अब द्वितीय पानीपत का युद्ध किसके मध्य होता है? अकबर और हेमू के मध्य होता है। अकबर और हेमू के मध्य अकबर की तरफ से उसके संरक्षक बैराम खां के द्वारा लड़ा जाता है। तो उसी दौरान जो पुनः क्या मुग़लों के द्वारा जो हेमू को पराजित कर दिया जाता है, और इससे जो पुनः उन मुग़लों की स्थिति क्या हो जाती है? सुदृढ़ हो जाती है और मजबूत हो जाती है, और अफ़गानों का पतन हो जाता है। अफ़गानों का पतन होने के पश्चात अब जो स्ट्रेटेजी है भारमल के द्वारा जो निर्णायक रूप से परिवर्तित की जाती है, और उसी दौरान जब ये मजनू खां को बचाया गया था, तो मजनू खां जाता है दिल्ली दरबार में, और मजनू खां के द्वारा दिल्ली दरबार में जाकर अकबर के समक्ष भारमल की काफ़ी प्रशंसा की जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो उसी दौरान अकबर के द्वारा भारमल को दिल्ली आमंत्रित किया जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है पुरस्कृत करने के लिए, उसे सम्मान देने के लिए, जिस तरीके से उस अधिकारी मजनू खां जो मुग़ल अधिकारी की रक्षा इसके द्वारा की जाती है, उसके परिवार की रक्षा की जाती है, जिससे अकबर काफ़ी प्रसन्न होता है। तो इसे दिल्ली बुलाता है और भारमल इस निमंत्रण पर दिल्ली जाता है। और यहाँ दिल्ली में निमंत्रण के दौरान जो बात की जाए मजनू खां के द्वारा जो अकबर से परिचय, हम बात कर रहे हैं अकबर से पूर्व आमेर राज्य की स्थिति के बारे में, राजा भारमल और अकबर के संबंधों में, और इनके मध्य बात की जाए पहली जो मीटिंग इनकी कब होती है, किस तरीके से जो अकबर से जो भारमल मिलता है। तो उसी दौरान भारमल के द्वारा पहली दफ़ा अकबर से भेंट की जाती है, जब मजनू खां के द्वारा जो इसकी प्रशंसा करते हुए जो इसको निमंत्रण भेजा गया। अब यहाँ जो भारमल से पहली दफ़ा अकबर मिलता है, उसी दौरान उस दरबार में जो दिल्ली में एक अप्रत्याशित घटना होती है, जो अकबर का जो हाथी होता है
ये बात कही गई है अबुल फजल और नैन्सी के द्वारा, अबुल फजल और नैन्सी के द्वारा उल्लेखित की गई है कि उसी दौरान जो अकबर का जो एक हाथी होता है, शाही हाथी, काफ़ी बिगड़ जाता है और उस वक्त जो शाही सैनिक वगैरह सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन वहाँ भारमल अपने सैनिकों के साथ डटा रहता है और इस पागल हाथी को जो भारमल के द्वारा जो बात की जाए क्रोधित हाथी को नियंत्रित कर दिया जाता है, जिससे अकबर और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और अकबर के द्वारा इसके साथ जो बात की जाए एक वादा किया जाता है, अकबर के द्वारा इसे वचन दिया जाता है प्रसन्न होकर कि निकट भविष्य में हम तुम्हारी जो सहायता करेंगे, अगर बात की जाए तुम्हारा भला करेंगे, ये बात आश्वासन दिया जाता है, ये वचन दे दिया जाता है। और उसके पश्चात जो ये उससे भेंट करके जो पुनः भारमल जयपुर आ जाता है। अब जो दोबारा भेंट होने में बात की जाए अकबर से, अकबर के द्वारा जो वादा किया गया निकट भविष्य में हम तुम्हारा भला करेंगे, तो उस वादे को निभाने में भी अकबर को 6 साल का जो 6 वर्षों का समय लग जाता है। और इन 6 वर्षों के समय के दौरान जो भारमल के द्वारा जो अपने पड़ोसी शासकों के साथ संघर्ष किया जाता है, ये काफ़ी कष्टप्रद उसके द्वारा बिताए जाते हैं। 6 वर्षों के पश्चात पुनः अकबर से भेंट होती है और इनके संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाती है। उसके पश्चात जो आमेर राज्य का इतिहास बात की जाए, आमेर राज्य का जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जो रोल हमें देखने को मिलता है और मुग़ल दरबार में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो आमेर के शासकों के द्वारा निभाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो आमेर राज्य के शासक राजा भारमल है, भारमल और अकबर के संबंधों के बारे में जाना, तो जिसके तहत हमको उनको पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से। तो आज हमने जो भारमल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जाना, किस तरीके से ये सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर बैठने के पश्चात इसके समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आती है, किस तरीके से जो इसके द्वारा समाधान किया जाता है। अब भारमल के द्वारा जो हम देखेंगे, जो अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जो अंत में जो मुग़ल अफ़गान संघर्ष के दौरान उसे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अब मुग़लों की स्थिति जो सुदृढ़ हो गई है, तो उसके पश्चात जो अकबर के साथ जो समझौता भारमल के द्वारा कर लिया जाता है और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। उसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भारमल की अकबर से पहली भेंट होती है और किस तरीके से जो अकबर को इसके द्वारा प्रभावित किया जाता है, और उसी दौरान 6 वर्षों के पश्चात पुनः इनके संबंधों में जो प्रगाढ़ता आएगी और धीरे धीरे हम देखेंगे कि मुग़ल दरबार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आमेर के शासकों के द्वारा निभाई जाएगी। और इसी क्रम में हम देखेंगे कि भारमल और भारमल के वंशजों के द्वारा जो मुग़ल काल के दौरान जो अपनी भूमिका को किस तरीके से अदा किया जाता है। तो ये भारमल की जो शुरुआती दौर में हमने देखा किस तरीके से ये सिंहासन प्राप्त करता है, आज की क्लास में बात की जाए, और किस तरीके से ये मुग़ल शासक अकबर से जो भेंट करता है, और इसके आगे की कहानी की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।